बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि जनाब मुल्तान में 7 से 11 अक्टूबर तक का पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच है खेला जाएगा। उस सीरीज़ के लिए, उस पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। इसको आज के शो में हम मेनली डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के बारे से कुछ अच्छी खबरें भी हैं। और अच्छी खबर यह है कि जनाब शाहजेब बिरिंद जो हैं वो सिंगापुर में खेले जाने वाली अपना जो बाउट है वो जीतने के बाद, अपनी फाइट जीतने के बाद वापस कोयटा पहुंच चुके हैं। उनका बड़ा ज़बरदस्त और पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। इसके अलावा अज़द इकबाल जो है वो स्नूकर चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंच चुके हैं और उन्होंने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया। तो अच्छी खबरें भी हैं। और साथ साथ दुबई में पाकिस्तान की विमेंस टीम का तरबीती कैंप जारी है और मोहम्मद वसीम हमेशा की तरह बुलंदो बांग दावे करते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। हम सब दुआ करते हैं कि मोहम्मद वसीम की बातों में इस मरतबा कोई ना कोई सच्चाई, कोई ना कोई सदाकत नजर आए, वरना इस किस्म की बातें तो उनकी सिर्फ एक लॉलीपॉप ही साबित होती हैं। प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे आज बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान। स्क्वाड के ऐलान के बाद हेड कोच जेसन गिलेस्पी की तजवीज़ पर मुंतखब खिलाड़ियों को चैंपियंस वनडे कप के प्ले ऑफ से दस्तबरदार कर दिया। चैंपियंस वनडे कप पहले बैटिंग करने वालों के जीतने की रिवायत क्वालिफायर मैच में टूट गई। पैंथर स्क्वाड मार्कोस को 7 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया। पैंथर्स ने 137 रन का हदफ 24वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम ने तैयारियां शुरू कर दी। शदीद गर्मी के दौरान 3 घंटे तक विमेन प्लेयर्स ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों का जज्बा और फाइटिंग स्पिरिट देखकर खुशी हुई। उम्मीद है हर मैच में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगी हेड कोच मोहम्मद वसीम। विराट कोहली और रोहित शर्मा को जब तक उनकी फिटनेस इजाजत देती है खेलना चाहिए, कपिल देव। वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अजद इकबाल ने भारतीय हरीफ मलकीत सिंह को शिकस्त देकर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। आलमी कराटे कॉम्बैट खिलाड़ी शाहजेब बिरिंद कोयटा पहुंच गए। कोयटा पहुंचने पर शाहजेब बिरिंद का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। स्कॉश में एज टैंपरिंग हो रही है। खिलाड़ी और वालिदैन उम्र कम करके खेल और अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जहांगीर खान। साफ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए कौमी फुटबॉल कैंप का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान टीम अपने तरबियती कैंप का आगाज 1 अक्टूबर से इस्लामाबाद में करेगी। मियां चुन्नू में अरशद नदीम स्टेडियम तैयार किया जाएगा। स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए खेलता पंजाब गेम्स का इनेकाद किया जा रहा है। खेलता पंजाब गेम्स से ग्रास रूट लेवल से नया टैलेंट सामने आएगा। DG स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि शाहजेब बिरिंद सिंगापुर में खेले जाने वाली कराटे कॉम्बैट में कामयाबी हासिल करने के बाद कोयटा पहुंच चुके हैं। और जी स्पोर्ट्स में हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं ताकि आवाम को आगाही हासिल हो सके कि क्रिकेट के अलावा भी दीगर खेलों में किस तरह से हमारे खिलाड़ी जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंसेस के जौहर दिखा रहे हैं। यही वजह है कि आपने स्नूकर के हवाले से खबर देखी, आपने फुटबॉल के हवाले से खबर देखी और साथ साथ आपने विमेंस क्रिकेट के हवाले से भी खबर देखी। और शाहजेब बिरिंद जिनका कोयटा पहुँचने में बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, इस हवाले से खदीजा काकड़ की रिपोर्ट है। आइए पहले वो देखते हैं। आलमी कराटे कम वेट वर्ल्ड टाइटल दूसरी बार अपने नाम करने वाले शाहजेब बिरिंद के कोयटा पहुंचने पर वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान, सूबाई उज़रा, मद्दा और स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स एयरपोर्ट पहुंच गए, जहां इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सूबाई वजीर बख्त काकड़ कहते हैं कि वसाइल की कमी के बावजूद शाहजेब बिरिंद ने साबित कर दिया कि बलूचिस्तान के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं। शाहजेब ने यह साबित किया कि बलूचिस्तान के नौजवान जो है वो टैलेंटेड है, दे हैव देयर पोटेंशियल, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। मौजूदा गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नौजवानों के लिए फोकस है CM बलूचिस्तान का कि नौजवानों को बिलखसूस जो स्पोर्ट्समैन है उनको हम वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। ब्यूटम्स में भी शाहजेब बिरिंद के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें शरीक चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना था कि शाहजेब पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर शाहजेब बिरिंद के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी तकरीब मुनक़िद की जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, आपको रिप्रेजेंट करने गए हुए हैं, लेकिन उनका पैगाम ये था कि जब वो वापस आएंगे तो जिस तरह अरशद नदीम को वेलकम किया गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ये कौम का हीरो है, इनको हम प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाएंगे। तकरीब में राना मशहूद ने शाहजेब बिरिंद को तारीफी शर्ट भी दी। कैमरामैन शहबाज अली और मुजम्मिल अबड़ू के साथ खदीजा काकड़, GTV न्यूज़ कोयटा।
जी जनाब, आपने खदीजा काकड़ की रिपोर्ट देखी और आपने देखा कि किस तरह से जिस तरह अरशद नदीम का वालियाना तौर पर इस्तकबाल किया गया, शाहज़ेब रिंद के इस्तकबाल करने की भी इसी तरह से तैयारी की जा रही है। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के उस स्क्वाड को कि जो मुल्तान में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के हवाले से अनाउंस किया गया। 7 से 11 अक्टूबर तक ये स्क्वाड खेलेगा। लेकिन शाहज़ेब रिंद जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी कराटे कॉम्बैट में, वो डिज़र्व भी करते हैं कि उनका इसी किस्म का इस्तकबाल किया जाए। और राना मशहूद साहब वहाँ पर मौजूद थे। तो मैं तो सर यही कहूँगा, सर ये आप ही का तो विजन है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे शाहज़ेब रिंद के शानदार और वालियाना इस्तकबाल को, और इस हवाले से जो है राना मशहूद साहब और जो पूरी इनकी काबीना है इस हवाले से मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि एटलीस्ट एथलीट्स को वो उनका जायज़ मुकाम देने की कोशिश कर रहे हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, और मेरे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत इस वक्त बज़रिया वीडियो लिंक मौजूद है कि जब खेलते थे तो जब भी अपने हरीफों के लिए एक दर्द सर बने हुए थे अपनी तेज़ बाउंसी बॉलिंग के बाइस, और अब जब उनका कैरियर जो है ज़बरदस्त एक कैरियर, फर्स्ट क्लास कैरियर जहां पे उन्होंने 695 फर्स्ट क्लास विकेटें हासिल की हुई हैं, वो उनके साथ नथी है कि जब वो बात करते हैं तो उनके लहजे की जो काट है वो यकीनी तौर पे पीसीबी के ऐवानों तक पहुंचती है, और यकीनी तौर पे पीसीबी के ऐवान जो है वो इस काट की तपेश नहीं ला सकते होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम अब्दुल रऊफ साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक सर। थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है, पहले हम आपको स्क्वाड दिखाएंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो इस 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बने जो पहले टेस्ट मैच के लिए अनाउंस किया गया है। आपके सामने स्क्रीन पे शान मसूद को कप्तान बरकरार रखा गया, सऊद शकील उनके नायब होंगे, आमिर जमाल की वापसी हुई है, उनको टीम में शामिल किया गया। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हुए। अबरार अहमद, बाबर आजम, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नौमान अली की टीम में वापसी हुई है। इससे पहले जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज उसमें नौमान अली हिस्सा नहीं थे। साइम अयूब, सलमान अली आगा, ये एक बड़ा ज़बरदस्त जो है रिटेन किया गया इनको, परफॉर्मेंस भी इनके डिज़र्व करती थी। सरफराज अहमद जिस वक्त मेंटोर के तौर पर टीम के साथ मौजूद हैं, वो भी टीम का हिस्सा है, और शाहीन शाह आफरीदी को भी जो है वो स्क्वाड में रखा गया है। तो यहाँ पे मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलर है वो उनको ड्रॉप किया गया, खुर्रम शहजाद टीम का हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन अब यहाँ पे नौमान अली की और आमिर जमाल की टीम में आमद हुई है। इस स्क्वाड को डिस्कस करेंगे। अब्दुल रऊफ, आप उन प्लेयर्स में शामिल हैं, उन क्रिकेट एनालिस्ट में शामिल हैं कि जो बहुत बोल्ड बोलते हैं, बहुत ही ब्लंट बात करते हैं। ये जो फैसलाबाद का एक फजूल सा टूर्नामेंट खेला जा रहा है, हम बार बार इसको फजूल इसलिए कह रहे हैं। उस दिन मेरे शो में आसिफ खान मौजूद थे, उन्होंने एतराज़ भी किया कि यार आप बार बार इसको फजूल क्यों कह रहे हैं, लेकिन अब आपको अंदाज़ा हो गया कि मैं इसको बार बार फजूल क्यों कहता हूँ कि इतना बड़ा मेला सजाने का मकसद क्या था कि जब आपने उस टूर्नामेंट के जो ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं कि जहां पे जो 4 सेंचुरियां बनी थी 5 हो गई हैं, उसमें 2 सेंचुरियां कामरान गुलाम ने बनाई हैं, और इसको आपने स्क्वाड में शामिल तक नहीं किया। देखिए, मेरा ख्याल है कि पहली दफा थोड़ा हुआ, क्योंकि मकसद ये नहीं था कि इसकी परफॉर्मेंस पे आप किसी को टीम में शामिल करेंगे या नहीं शामिल करेंगे। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला ऑफिशियल हैं, अहदेदार हैं, उनकी अपना कोई एक था कि वो जिस तरह वाइट वॉश हुए बांग्लादेश से, जिस तरह अमेरिका से उनको वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई, फिर पीछे वर्ल्ड कप हार गए, तो वो फिर कुछ चीजें उन्होंने अंडर द कारपेट डालनी थी, और अपना कुछ फेस सेविंग उनको चाहिए थी, और उस फेस सेविंग के लिए उन्होंने एक ही वेन्यू पर उन्होंने 6-7 टीमों का एक इवेंट करवा दिया, और उसमें मेंटोरशिप डाल दिया, 50-50 लाख रुपया उनको दे दिया। और आप उनकी भी सीरियसनेस का अंदाजा लगा लेंगे। 15 दिन का एक टूर्नामेंट है, उसमें आपने 50 लाख रुपए एक मेंटोर को दिया, और वो छोड़कर अमेरिका चले गए हैं, और 10-12 मैच हो चुकी हैं, और 12 मैचेस में से एक मैच अभी तक सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीती। तो ये तो लेवल अंपायरिंग का स्टैंडर्ड इंतहाई घटिया है। उसके बाद आपकी जो कमेंट्री बॉक्स है, उसमें जो पाकिस्तान का चेहरा वो इंतहाई धुंधला नजर आ रहा है, कोई उसमें बड़ा नाम शामिल नहीं है, और जो शामिल किया गया वो भी टेंटेड है। तो अजीबोगरीब एक खिचड़ी पकी है, मेरी तो समझ से बाहर है कि इसका मकसद क्या था। अभी सिलेक्शन आपके सामने हुई है, तो कोई ऐसा नाम उसमें से शामिल नहीं किया गया जो कि जिसकी परफॉर्मेंस हाई क्लास हो इस टूर्नामेंट में। तो अब क्या कह सकते हैं इसके बाद। अच्छा अब्दुल रऊफ, आप शुरू से आप और मैं मुसलसल, आप भी अपने ट्वीट के जरिए, मैं क्या होगा ट्वीट भी दिखाएंगे, हम मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि आपने टेस्ट मैच की तैयारी करनी है, और टेस्ट मैच की तैयारी के लिए आप वनडे टूर्नामेंट खेल रहे हैं। आप खुद एक फास्ट बॉलर हैं, आपने अपने एंटायर जो फैसलाबाद की जो पिच है, पहले तो ये बताइएगा कि उस पिच को आपने कैसा पाया। ट्वीट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी ज़रा मैं डिस्कशन पहले बना लूँ कि उस फैसलाबाद के पिच को आपने जो है वो कैसा पाया।
देखिए फैसलाबाद की पिच तो वैसी है जिस तरह 1970 पे थी, जिसमें डेनिस लेवी ने खेला था, तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मेरी कवर बना दी जाए। तो उसके बाद फिर वो तस्लीम आरफ ने वहां पर डबल सेंचुरी की, और अभी तक वो वैसे ही ना उसको बेहतर किया गया, स्टेडियम को रेनोवेट किया गया है, वहां पे वही शामियाने लगाए गए हैं, पिच भी वैसी ही है, स्पिन बॉलर को हेल्प आउट करती है, थोड़ी सी डम्पनेस होती है शाम को, जब आप देखेंगे पंजाब में सितंबर का एंड चल रहा है, तो उसमें मौसम में जब डैम्पनेस आती है तो थोड़ा सा सीम बॉलर्स को हेल्प आउट हो जाती है, अदरवाइज तो पूरा दिन वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो उसके बाद फिर एक ही वेन्यू पे, उसमें ग्राउंड मैन का भी इतना ज्यादा कसूर नहीं है क्यूरेटर्स का, क्योंकि आप इतने ज्यादा मैचेस की बहुतायत कर देंगे और इतने ज्यादा मैचेस एक ही वेन्यू पर शेड्यूल कर देंगे, तो फिर वो पिच भी सही तौर पर बना नहीं सकता। उसके पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा उस पिच को स्प्रिंकल करे, पानी दे, और उसके बाद रोल करके तैयार कर दे, और फिर जैसा भी वो खेले वो फिर अल्लाह की आस पर छोड़ देती है, और रिजल्ट आपके सामने है जो आ रहा है वहाँ। ठीक है, क्योंकि फैसलाबाद के पिच की बात कर रहे हैं, और रऊफ आपको याद होगा, हमारे नाज़रीन को याद होगा कि ये वही पिच है कि जहां पे अब्दुल कादिर ने अपनी उम्दा स्पिन बॉलिंग के जरिए वेस्ट इंडीज़ को 53 रन पर आउट कर दिया था। ये वही पिच है कि जहां पे सलीम मलिक जो वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स थे, इवन मैल्कम मार्शल भी थे, उनको एक हाथ से झेल गए थे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैसलाबाद की पिच का ट्रेडिशनल इसका क्या रोल रहा है, और फिर उस पिच के ऊपर आप पूरा एक 17 दिन का टूर्नामेंट करा देते हैं, 15 दिन का टूर्नामेंट करा देते हैं, तो इसका जो जूस है वो किस हद तक जो है वो बरकरार रह सकेगा। लेकिन फिर मैं वापस आता हूं कि ये आइडिया आप किस तरह से देख रहे हैं कि आपने टेस्ट सीरीज खेलनी है अगेंस्ट इंग्लैंड, उनके तेज बाउंसी बॉलर हैं, फैसलाबाद में आप खेल रहे हैं जो पाकिस्तान की डेड विकेट है, सबसे ज्यादा डेड विकेट है, और उसमें जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं फिर आप उनको ले भी नहीं रहे, तो इस टूर्नामेंट के मकसद और मकासद क्या रहे, कि ये आई वॉश क्यों किया गया कौम के साथ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जब भी आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके कुछ पर्पस होते हैं, कुछ उसके मोटिव्स होते हैं, कोई उसकी अचीवमेंट्स होती हैं, कोई एक विजन सामने रख के उसकी तैयारी की जाती है। तो इस टूर्नामेंट में मेरा ख्याल है कि ना तो कोई विजन था, ना कोई मोटिव्स इसमें अचीव हुए हैं, ना इसके कोई पर्पस था कि किस पर्पस के तहत ये टूर्नामेंट करवाया और क्या आप अचीव करना चाहते थे। जिसने स्कोर किया उसको भी आपने ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद फिर अजीबोगरीब किस्म की यहाँ पे अंपायरिंग भी होती रही, अजीबोगरीब किस्म के डिसीजन भी होते रहे। आखिरी जो डेप्थ के ओवर है वो स्पिनर से करवाते रहे, राइट आर्म लेग स्पिनर वो ओवर करते रहे हैं। एक कंप्लीट एक नॉन सीरियसनेस आपको नजर आई इस टूर्नामेंट में। और फिर जो मेंटोर थे वो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वो छोड़कर अपनी अपनी जो कमिटमेंट थी उन पर चले गए। तो फिर इसका एंड रिजल्ट यही निकलना था जो अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि इससे इतना सीरियस तो ये था टूर्नामेंट नहीं कि इसमें किसी की परफॉर्मेंस पे उसको पाकिस्तान टीम में शामिल कर दिया जाता। और फिर उसके बाद इसकी वजह से आप आगे जो आपका फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट आने वाला है वो उसका बिल्कुल जमीन बोझ हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। लेकिन अब्दुल रऊफ आप समझ क्या रहे, कामरान गुलाम का कसूर आखिर है क्या? क्योंकि जब आप उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाते हैं तो वो 40 साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक कर देता है सादत अली का। जब आप उसको वनडे खिलाते हैं तो वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाला बैट्समैन बन के सामने आता है। तो फिर उसको उसकी जगह क्यों पाकिस्तान की टेस्ट टीम में नहीं बन पा रही है? फिर आप अगर यंगस्टर की बात करते हैं तो जहादात ने यहाँ पे 10 आउट किए हैं। जहादात अगर इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं देता तो फिर कहते हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, जो परफॉर्मेंस दे रहा उसको आपने शामिल नहीं किया। चलो ठीक है, जहादात के पास अभी बहुत टाइम है। गिलेस्पी ने बड़ी तारीफों के कलाबे मिलाए थे, जमीन आसमान के कलाबे मिलाए थे कि जनाब आकिफ जावेद मुझे ऐसा बॉलर मिला है कि इसने आउट कम किए हैं लेकिन उसमें पोटेंशियल है। अभी शाहीन का सबको पता है कि वो फिर अनफिट हो गया है, लेकिन आकिफ जावेद जो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है उसको भी जो है स्क्वाड में नहीं रखा गया है। देखिए जो आपको बात मैंने बताई है कि इसकी सीरियसनेस थी नहीं, इनकी जो इनका इनके नजर में इस टूर्नामेंट की कोई वैल्यू थी नहीं। तो अगर जब वैल्यू नहीं थी तो फिर उसी वजह से जो परफॉर्मर है उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। आप देखेंगे जो टॉप आपका विकेट कीपर कौन है, उस्मान खान, उसको कीपिंग करनी आती है। आप किसी इंटरनेशनल मैच में उससे कीपिंग करवा सकते हैं। उसकी पाकिस्तान टीम में क्या दोबारा जगह बन सकती है या नहीं बन सकती? जो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस रही है कुछ भी नहीं रही है, तो वो आपका हाईएस्ट टॉप विकेट टेकर है। और जो आपका सबसे नंबर 1 विकेट कीपर था रिजवान के बाद, जो टेक्निकली बेस्ट बैट्समैन भी है हसीबुल्लाह खान, आपने उसको रिजवान की टीम में शामिल कर दिया। उसको आपने एक मैच खिलाया, सारे मैच वो रिजवान खेलता रहा। फिर आपने वो पाकिस्तान टीम में 6-7 से लिंगरवान सरफराज को किया हुआ, साथ रखा हुआ, ना आप उसको खिला रहे हैं ना आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं। और जब आपने उसको आप यहाँ से उठाया बांग्लादेश सीरीज से, वहां से उठाकर आपने उसको डाल दिया मेंटोरशिप में, और मेंटोरशिप में डाला मेंटोर का, जिनको मतलब क्या नहीं पता कि मेंटोरशिप का मतलब क्या होता है, कि आपने ग्रूम करना यंगस्टर को, आपने पेशेंस से काम करना, आप एक गाइडिंग फिगर होंगे वहां पे। तो उन्होंने वो ग्लव्स पहने और खुद खेलना शुरू कर दिया, वहां पे इतना पेशेंस नहीं है इनमें। तो एक क्लैरिटी ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, ना उनके डिसीजंस में है, ना प्लेयर्स में है, और ना जो इनका पूरा स्टाफ है उसमें है। तो जब क्लैरिटी नहीं होगी किसी चीज की, आप बेबियन किस्म के टूर्नामेंट वगैरह इस तरह उनको ऑर्गेनाइज करेंगे
और विदाउट एनी प्रॉपर उसके शेड्यूल के, तो फिर उसके एंड रिजल्ट यही निकलेंगे कि जो टॉप परफॉर्मर होंगे उनकी परफॉर्मेंस को आप वैल्यू देने को तैयार नहीं होंगे और किसी और परफॉर्मेंस पे आप टीम सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन क्या सोच क्या नजर आ रही है आपकी, क्योंकि मुझे अभी तक इस बात को मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं और जब हमारे नाज़रीन से मैं डिस्कस करूंगा तो वो भी शायद इस बात को हजम नहीं कर सकें कि आपके जो कोच है रेड बॉल के जैसन गिलेस्पी, वो ये कहते हैं मुझे आकिब जावेद में पोटेंशियल नजर आया और आकिब जावेद इस वक्त हिस्सा नहीं है स्क्वाड का, तो उस पोटेंशियल का क्या फायदा है। फिर उसके बाद आपके जो कप्तान है शान मसूद, वो ये कहते हैं कि मोहम्मद अली एक ऐसा बॉलर है जो कंसिस्टेंसी के साथ कंसिस्टेंसी के साथ उसी पेस के साथ बॉलिंग कर सकता है। मोहम्मद अली को ड्रॉप कर दिया, आपके खुद 695 फर्स्ट क्लास विकेटें, तो फिर ये प्लेयर्स फिर कहां जाएं जो परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। देखिए उनको खुद ही पता। आकिब जावेद आपने बात की, आकिब जावेद कितने फर्स्ट क्लास मैच खेला कि उसको पाकिस्तान टीम में कंसीडर करेंगे। जैसन गिलेस्पी वगैरह ये ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एक वनडे टूर्नामेंट हो रहा है या T20, उसमें से एक बॉलर बॉलिंग करे और कहेंगे मुझे इसमें बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में शामिल कर दूंगा। ये हो सकता है? कोई आदमी ये दिमाग वाला सोच सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में बैठ के ये बातें करेंगे? तो इनको पता है कि यहाँ पर एशिया में आगे पाकिस्तान जैसी कंडीशंस में जहाँ पे बेवैल्यू किस्म का सिस्टम चल रहा है, किसी को किसी चीज का नहीं पता, वहां पर इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं। कितने मैच आकिब जावेद के था, उसको तो मैंने सिलेक्ट किया था, मैं और या राशिद थी वो कराची किंग्स के थे, तो वहां वो डीजी खान ट्रायल ले रहे थे, तो वहां से इसको देखा था तो 90 प्लस की बॉलिंग करता था, आज से 5-6 साल पुरानी बात है। तो उसके बाद वहां से आज उसका ये हाल है कि आज उसका एक्शन भी इनकम्प्लीट है, उसकी वो बॉलिंग की वो स्पीड भी नहीं। एक तो सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कोचिंग स्टाफ है इंतहाई जाहिल और अनपढ़ और इनकम्पिटेंट किस्म के लोगों के मुश्किल है कि इतने अच्छे अच्छे उनके पास बच्चे आते हैं जेन्युइन पेस वाले जेन्युइन एक्शन के साथ, 1-2 साल इनके साथ गुजारते हैं और उनका बेड़ा गर्क करके ये वापस भेज देते हैं। सारे इन्होंने अब्लाइज किए। नदीम खान ने अपना दोस्त बिठाया हुआ है, कोई किसी चेयरमैन का भतीजा लगा हुआ है, कोई किसी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का कोई दोस्त है, कोई वाकिफ का टेस्ट क्रिकेटर है, उसको साथ भेज देते हैं। तो अजीबोगरीब इन्होंने ड्रामे लगाए हुए हैं। कोई वेल एजुकेटेड पढ़ा लिखा बंदा जो यंगस्टर्स को प्रॉपरली गाइड कर सके, ग्रूम कर सके, उनके बायोमैकेनिकली एक्शन पे काम कर सके, उन्होंने साथ रखा ही नहीं हुआ। इसी वजह से आपके सारे के सारे फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते हैं और इन टूर्नामेंट करवाने का मकसद भी बहुत हो जाता है जब इनकम्प्लीट एक्शन के साथ वो आप उनको खिलाते हैं और फिर पाकिस्तान टीम तक ले जाते हैं। तो इसी तरह ये जो आपका गैरी क्रिस्टन है वो आया है, वो व्हाइट बॉल कोच है और वो रेड बॉल के प्लेयर तलाश कर रहा है और वो रेड बॉल वाला कोच आपके व्हाइट बॉल के प्लेयर तलाश करता है और देखता फिर रहा है। तो अजीबोगरीब खिचड़ी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता क्या। ऑलराइट, पाकिस्तान क्रिकेट में चल क्या रहा है किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की समत क्या है, एक्शन क्या है और किस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने की कोशिश की जा रही है। कनेक्शन कैंप जो है वो भी लगाया गया और कनेक्शन कैंप में भी कल आलिया रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद थी, राजा असद साहब भी मौजूद थे, दोनों बड़े कोना मस्त जर्नलिस्ट हैं। दोनों का यही कहना था कि कोचेस के साथ आपने खिलाड़ियों को बिठा दिया तो क्या कोचेस अपने दिल की बात कर सकते हैं, क्या प्लेयर्स अपने दिल की बात कर सकते हैं। अजीब व गरीब समत में जो है वो क्रिकेट जा रही है। और दूसरी तरफ अब्दुल रऊफ जैसे लोग भी हैं कि जो पहले से प्रेडिक्शन कर देते हैं, पहले से ट्वीट कर देते हैं कि ये होने वाला है। क्या प्रेडिक्शन की थी, क्या ट्वीट किया था अब्दुल रऊफ ने, ये हम आपको दिखाएंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे थोड़ी सी इंडियन क्रिकेट के हवाले से कि जिस तरह से उन्होंने 280 रन के बड़े मार्जिन से जो चेन्नई में टेस्ट मैच खेला गया बांग्लादेश को शिकस्त दी है। अब्दुल रऊफ बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे थे बांग्लादेश के कप्तान शंतु साहब और कह रहे थे इस तरह पाकिस्तान को हराया, इंडिया को भी सरप्राइज करेंगे। लेकिन क्या फ़र्क है टीम इंडिया में और टीम पाकिस्तान में, क्योंकि आपने पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, इन और आउट आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या वजह है कि इंडिया की क्रिकेट फ्लरिश कर रही है और हम यहाँ पे बांग्लादेश से भी व्हाइट वॉश हो जाते हैं? देखिए मैं आपको चीज बताऊं कि ये जो टेस्ट मैच हुआ, पहले मैं इस पे बात करता हूं क्योंकि ये कोई इतना बुरा बांग्लादेश ने बर्ताव नहीं किया। थोड़ा सा एक पार्टनरशिप थी जिसकी वजह से ये बिल्कुल लीड डाउन चले गए, अदरवाइज बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट हो सकता था, बड़ा क्लोज कंपटीशन होता। 144 फॉर 6 थी। उसके बाद जो अश्विन था और जडेजा, उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग किस्म की इनिंग खेली है और वो उन्होंने जस्टिफाई किया ना सिर्फ अपनी प्लेस को बल्कि जो उनकी मेजोरिटी थी उसको भी। तो इस वजह से उन्होंने कंप्लीट जो फेलियर था इंडिया का उसको बताया। अगर वो जल्दी 200 रन पे या 250 पे आउट कर लेते इंडियन टीम को पहले इनिंग में, और जो डिजर्व करते थे बांग्लादेश की टीम, थोड़ी सी फील्डिंग में थोड़ा सा कोई उनकी थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आया। अगर वो कैचेस वगैरह हो जाते तो फिर मेरा ख्याल है कि इंडिया 200 ना कर सकता पहली इनिंग में। तो उस वजह से बांग्लादेश की आज टोटल टेस्ट मैच निकलता चला गया। दूसरी जहाँ तक उनकी आपने बात की है कि वो फ्लोरिश
इंडियन क्रिकेट क्यों कर रही है? क्योंकि उनका डोमेस्टिक जो सर्किट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया, बॉलर्स में भी आ गया, बैट्समैन में भी आ गया। उन्होंने बहुत ज्यादा शफलिंग नहीं की अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में, उन्होंने चेयरमैन में शफलिंग नहीं, उन्होंने क्रिकेट बोर्ड में शफलिंग नहीं की। उनको एक कम्प्लेक्स नहीं है कि वो बाहर से गोरा कोच मंगवाएंगे और ट्रेनर और सारा स्टाफ वहां से मंगवाएंगे और वो सारा सिस्टम उनका सॉल्व करेगा। तो आप फिर जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उन्होंने उनको साथ इन्वॉल्व किया, जो उनके पुराने कॉम्पिटेंट पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग थे उनको उन्होंने साथ रखा। वो नामों पे नहीं गया कि जी कपिल देव या श्रीनाथ ने बहुत ज्यादा टेस्ट मैच इंडिया से खेले हैं तो उनको बॉलिंग कोच लगा दे। उन्होंने एक ऐसे बंदे को बॉलिंग कोच लगाया जो बहुत हाईली कैपेबल था, हाईली एजुकेटेड था और उसको बहुत ज्यादा सेंस थी क्रिकेट की, तो वो उसने बड़े अच्छे तरीके से उनके बॉलर्स को ग्रूम किया और स्पेशली जो बुमराह है उसने बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त बुमराह की कोई भी बॉलर वर्ल्ड क्रिकेट में उसको कम्पीट कर सकता है, क्योंकि जिस एक्यूरेसी के साथ, जिस लाइन एंड लेंथ के साथ और जिस स्पीड के साथ और जिस स्विंग के साथ, एबिलिटी के साथ, कंट्रोल के साथ वो बॉलिंग कर रहा है, वो किसी भी दुनिया की टीम को आउट क्लास कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि डिफरेंस बहुत बड़ा बुमराह की बॉलिंग का और सिराज ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। इंडियन बैटिंग का तो किसी को डाउट नहीं था, मगर बॉलिंग में थोड़ी सी डेफिशिएंसी थी जो बुमराह, सिराज और ये अश्विन और जडेजा के साथ वो बिल्कुल कवर अप हो गई। ठीक है, लेकिन साथ साथ आपको क्या वजह नजर आ रही है कि विराट कोहली की वो फॉर्म नजर नहीं आ रही, वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही, इसकी वजह से वो मशहूर है और इस टेस्ट मैच में भी वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके? देखिए, विराट टाइम आता है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत ज्यादा इंडिया के लिए उनकी अचीवमेंट्स हैं और इंडिया को इतना ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा प्लेयर डेवलप कर दिए उनकी रिप्लेसमेंट पे। जायसवाल उनके पास है, शुभमन गिल है, केएल राहुल है, ईशान किशन है, फिर पेंट है और उसके बाद और काफी प्लेयर्स हैं जो पीछे लाइन में लगे हुए हैं। तो अगर वो गंगोली जगह छोड़ भी देते हैं या फिटनेस का कोई इशू उनको हो जाता है या आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट पे उनके पास प्लेयर्स हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि हमारे पास रिप्लेसमेंट क्यों नहीं। ठीक है, अब कानपुर टेस्ट होने वाला है, फ्राइडे से कानपुर टेस्ट का आगाज हो रहा है और कहा जा रहा है कि केएल राहुल की जगह सरफराज खान को खेलना चाहिए, लेकिन इम्कानात यही है कि रोहित शर्मा शायद टीम चेंज ना करें। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज्यादा चेंजिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि इस टीम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, डोमिनेट किया पूरा टेस्ट मैच इन्होंने, तो ये सेम टीम के साथ ही इनको मेरा ख्याल है कि ये जाएंगे। अच्छा, कपिल देव ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जब तक फिट है और फॉर्म है रोहित की और विराट की, इन दोनों को कंटिन्यू करना चाहिए। किस हद तक आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? देखिए, वो उनकी फिटनेस भी है, उनकी फॉर्म भी है, वो स्कोर भी कर रहे हैं और उसके बाद वो जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं उनमें मैच भी जितवा रहे हैं। आप देखें कि वर्ल्ड कप में जो रोहित शर्मा था, जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसमें रोहित शर्मा की, विराट कोहली की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। फिर T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी उन्होंने इनिंग खेली है। फिर ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने, और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप क्रिकेट का फाइनल हुआ उसमें उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। तो आप एक आध परफॉर्मेंस पे इनको ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके साथ साथ रह के जो यंगस्टर्स हैं वो इम्प्रूव भी करेंगे, सीखेंगे भी, ड्रेसिंग रूम भी शेयर करेंगे और इनमें मैच्योरिटी भी आएगी और फिर एक टाइम आएगा कि वो सारे इनको रिप्लेस कर लेंगे और फिर मेरा ख्याल है कि एक बेस्ट टाइम होगा, आइडियल अपॉर्चुनिटी होगी इनके लिए रिटायरमेंट। ठीक है, अब इस टॉपिक पे मेरा आखिरी सवाल है कि WTC के फाइनल में आप इंडिया को देख रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी टू अर्ली है इसको कहना, तो अभी आपके ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में उनको खेलना पड़ेगा। क्योंकि रोहित ने कहा ना पिक्चर अभी बाकी है, ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, अगर ये बांग्लादेश खेला पहला टेस्ट मैच थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता, जिस तरह बहुत अच्छी खालिद हसन महमूद ने बॉलिंग की थी और अगर एक आध विकेट उनको जो कैच पकड़ा जाता स्पेशली, तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी टू अर्ली है इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन करनी। ठीक है, ठीक है। हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच के हवाले से, सीरीज के हवाले से। कानपुर में जो इस बार टेस्ट मैच खेला जाएगा, 1-0 की बढ़तरी इस 2 टेस्ट मैच की सीरीज में इंडिया को हासिल है। अब्दुल रऊफ ने जिस तरह कहा कि बुमराह इस वक्त ऐसी बॉलिंग करेंगे इनके पाए का कोई बॉलर इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वक्त मौजूद नहीं है। बड़ा स्टेटमेंट एक अच्छे और एक बड़े बॉलर की जानिब से बुमराह के लिए। ब्रेक लेंगे और जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान स्क्वाड को डिस्कस कर रहे थे। अब्दुल रऊफ हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ ने जब टेस्ट मैच चल रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान और खुर्रम शहजाद उस वक्त बॉलिंग कर रहे थे, अब्दुल रऊफ ने उस वक्त एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट की आप डेट देखिएगा, उस ट्वीट का आप टाइम देखिएगा, या आप देख सकते हैं कि अब्दुल रऊफ कहते हैं, आई कैन बी रॉन्ग बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन खुर्रम शहजाद इज अगेन सफरिंग फ्रॉम इंटरकोस्टल इंजरी, मेडिकल एंड कोचिंग पैनल नीड टू टॉक टू हिम, अदरवाइज ही विल नॉट
बी एबल टू बॉलिंग इन सेकंड इनिंग। ये अब्दुल रऊफ का ट्वीट है, ये आपके सामने स्क्रीन पर, और आपने देख लिया कि अभी जो है वो नेक्स्ट सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली है उसमें जो है वो खुर्रम शहजाद जो है वो टीम का हिस्सा नहीं बन सकें। अब्दुल्ला, आप मुसलसल इस हवाले से बात करते हुए नजर आते हैं कि फिटनेस नहीं है, तालीम की कमी है, नॉलेज का फुकदान है, और हमने देखा कि आपका ये ट्वीट जो आपने उस वक्त किया था जब वो बॉलिंग कर रहे थे, आज वक्त ने आपकी इस बात को सच्चा और सही साबित कर दिया। देखिए, ये कोई मेरा पहला ट्वीट नहीं है, मैं इनको बार बार आगाह करता हूँ। देखिए, हारिस रऊफ की जब इंजरी हुई थी तो मैंने इनको कहा था कि उसको वर्ल्ड कप में ना लेके जाएं, उसका प्रॉब्लम है, उसको साइड स्ट्रेन हो सकती है। फिर यही हुआ कि इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ उसने स्ट्रगल किया, उसको बाहर होना पड़ा। फिर मैंने नसीम शाह का इनको कहा था कि उसको रोटेटर कफ इंजरी है, अगर आपने इसको कैरी ऑन किया एशिया कप में तो उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है, मगर इन्होंने इसको कैरी ऑन किया और फिर 6 महीने तक वो वर्ल्ड कप से भी बाहर हुआ, एशिया कप से भी बाहर हुआ। फिर मैंने इनको अभी इसका भी बताया, ये जो है खुर्रम शहजाद का, कि मुझे पता था। देखिए, एक तो ये हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो लोग बैठे हुए हैं ना, एक तो होता है ना इनकम्पिटेंसी और जहालत, वो तो डिफरेंट चीज है। ये साथ में हट धर्मी भी है इनकी एक जहालत होती है, सिंपली वो तो जस्टिफिकेशन उसकी हो सकती है कि आप में तालीम की कमी है, आप में शौक की कमी है, आप में एबिलिटी की कमी है, तो आप जज चीजों को नहीं कर सकते और आप बच्चों का करियर खराब करते हैं। मगर जब एक बंदा देख के आपको एक चीज से पहले वार्न करता है, बताता है कि इस बॉलर को ये प्रॉब्लम है और ये इसको डेफिनेट होगा, मगर उसके बावजूद ही अपनी हट धर्मी पे, डिटाईपन पे ये अड़े रहते हैं, उसकी बात नहीं सुनते और फिर उस बच्चे का कैरियर बर्बाद करते हैं। एहसानुल्लाह का मैंने इनको कहा था पीएसएल से पहले कि उसका भी ये आप खराब कर रहे हैं, जितनी मर्जी सर्जरी करवा रहे हैं, जो तक उसकी क्वाइल आप ठीक नहीं करेंगे वो ठीक नहीं होगा। मगर इन्होंने हटदर्मी का मुजाहरा किया, उसको भी बेड़ा गर्क किया। खुर्रम शहजाद का मैंने इनको इस टेस्ट मैच में जब उसने बॉलिंग की, मैंने कहा इसको सेकंड इनिंग में बॉलिंग नहीं करवानी चाहिए वरना इसको लंबी इंजरी हो जाएगी। अब वही हुआ, इन्होंने उसको पहली इनिंग में फिर दूसरा तीसरा स्पेल कराया, फिर सेकंड इनिंग में फिर उससे कोई इन्होंने 3 स्पेल पे बॉलिंग करवाई और उसके बाद अब वो चैंपियन कप से भी बाहर हो गया, इंग्लैंड की सीरीज से भी बाहर हो गया। तो आप इनका मेरे तो समझ से बाहर, आप ही मुझे बता दें कि इनका क्या इलाज हो सकता है इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, अब्दुल रऊफ, आपने इतने सारे नाम गिनवाए लेकिन एक नाम आप भूल गए कि आपने मेरे ही शो में यानी जी स्पोर्ट्स में आपने कहा था, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी आपने बात की थी और उसके बाद मैंने फिर रियाज आफरीदी से भी उसको काउंटर करवाया था। शाहीन शाह अफरीदी को भी आपने बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया था कि इनकी भी इंजरी की सूरत हाल हो सकती है और इन पर ज़्यादा वर्कलोड जो है वो डाला जा रहा है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को भी फिर चैंपियंस कप में इंजरी हुई है, फिर उनको आप टेस्ट मैच में आप रेस्ट दे सकते थे और फिर स्क्वाड में शामिल कर लिया। देखिए, यही तो चीज है, ये गिलेस्पी वगैरह ये कोच जो है इनको पता नहीं किस लिए यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। या तो चलो पढ़ा लिखा बंदा को यूनिवर्सिटी के साथ आप क्रिकेट खेली जरूर है, मगर उसको बच्चों को सही तरीके से गाइड करना। फिर जो इनका सारे का सारा जो अपडेटेड नहीं है ना कोचिंग स्टाफ, जो नीचे इन्होंने डोमेस्टिक में लगाए हुए वो भी जायज है, जो ऊपर टीम के साथ लगाए हुए वो भी इलिटरेट है। इनको पता ही नहीं चलता जब वो इंजरी अपनी वर्स्ट तरीन सिचुएशन में सामने आ जाती है और फिर 1 या 2 साल के लिए आपके बॉलर बाहर हो जाते हैं, फिर इनको समझ आती है कि हमसे गलती होगी, क्योंकि ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। शाहीन का भी यही मैंने इनको बताया था कि उसका जो फ्रंट ली का लिगामेंट था, अगर उसके प्रीमेच्योर वापस लाया गया, प्रॉपर हील ना हुआ, तो वो उसको सेव करने के लिए अपने बॉडी के जो दूसरे बड़े मसल है उनको इस्तेमाल करेगा, अपने बाजुओं को यूज करेगा, लीवर को, अपनी कमर को यूज करना शुरू कर देगा और दूसरे एंकल को। अब बिल्कुल एग्जैक्टली वही उससे करना शुरू किया, जल्दी वो वापस आया, इंजरी हील नहीं थी। अब वो उसका जो फ्रंट नहीं था वो शिफ्ट कर गया थोड़ा सा बाहर की तरफ। उसने तेज बॉलिंग कराने के लिए स्पीड उसकी वजह से उसकी कम हो गई। जब थोड़ा सा बायोमैकेनिक ऊपर नीचे हुआ तो उसकी सारा जो तरतीब चेंज हुई, तो स्पीड उसकी शटर होकर नीचे चली गई, 145 से वो 130-132 पे आ गया। उसको उससे कवर अप करने के लिए अपने जो ऊपर वाले जो लिवर्स थे, जिनको बाजू कहते हैं, उनको तेज मूवमेंट देनी शुरू कर दी। मगर इस तरीके से आपकी कॉइल प्रॉपर बनती नहीं, ना आप मोमेंटम ना रिदम दे सकते हैं। आपको अच्छे जो बायोमैकेनिक एक्सपर्ट है उनके पास जाना पड़ेगा वापस, और उनको नॉलेजेबल बंदा है तो उससे रहनुमाई लेनी पड़ेगी, फिर जाकर आप मुश्किल 142-143 पर पहुंच सकते हैं। मगर अब वो उसी एक्शन से बॉलिंग कर रहे हैं, ना उनका इनस्विंग अंदर आ रहा उस एंगल में, ना उनकी स्पीड डेवलप हो रही है, और उसके बाद फिर अगर इसी एक्शन में वो कंटिन्यू बॉलिंग करते रहे तो उनको और डिफरेंट इंजरीज होने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि शाहीन का जो पेस था वो खौफ की, एक दहशत की अलामत था। आपको लगता है कि शाहीन को परवास करा के हम एक फाख्ता बना चुके हैं कि उनका डर और खौफ ही खत्म हो चुका है?
देखिए बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जब कोई यंगस्टर आता है ना आपके पास 18, 19, 20 साल की एज में, एक तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि देखिए मैं इसीलिए बार बार एम्फसाइज करता हूँ एजुकेशन पे। और मैं जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें भी मैंने बात एजुकेशन पे, आपने याद है मुझसे सवाल पूछा था, तो मैंने एजुकेशन की बात पूछी थी और इन अक्ल के अंधों को याद नहीं आई, बात समझ नहीं आई। इन्होंने क्या ये अपनी जॉब के लिए यहाँ पे बात कर रहा है। मैंने इनको वहां पर इनको ये बात की थी कि भाई साउथ अफ्रीका ने स्कूल सिस्टम से स्पोर्ट्स साइंसेज का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने निसाब में करिकुलम में उन्होंने ये क्रिकेट को भी शामिल कर दिया है। इवन अफगानिस्तान में रखा हुआ है क्रिकेट को। हाँ वो बिल्कुल, हाँ वो गाइडलाइन उसी में देना शुरू हो जाता है ताकि वो अपने बॉडी के मसल्स को, अपनी बॉडी के साथ को, जो हड्डियों की नेचर है उसको, अपनी जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसको समझ सके और उसके मुताबिक वेरीफाई कर सके अपने आप को। इसलिए ये शाइन वगैरह की प्रॉब्लम ये हुई कि एक तो बेचारों को खुद नहीं पता था, उनको नहीं इतना ज्यादा नॉलेज था। फिर जो इन्होंने स्टाफ साथ रखा हुआ है, कोचिंग स्टाफ, डोमेस्टिक पे, इंटरनेशनल पे, फिर जो डॉक्टर मेडिकल पैनल है वो सारे के सारे स्पार्शी हैं, सारे के सारे इलिटरेट है। किसी एक के पास स्पोर्ट्स साइंसेज की या इसमें सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन या डिग्री नहीं है, तो वो फिर आइडेंटिफाई सही तौर पे कर नहीं सकते जब अर्ली इंजरी होती है। तो जब इंजरी अपनी आखिरी शेप में चली जाती है, वर्ष हो जाती है, तो फिर उनको जो हमारे बेचारे बॉलर हैं, बच्चे हैं, उनको सफर करना पड़ता है, वो साइड ऑन हो जाते हैं और उनको उनका पूरा कैरियर रिस्क पे लग जाता है। जिस तरह शाहीन का लगा, जिस तरह नसीम शाह का लगा, जिस तरह एहसानुल्लाह का लगा, जिस तरह खुर्रम शहजाद का लगा, जिस तरह मूसा खान का, सुनैन का, कितने बॉलर बनाओ जो उन्होंने बर्बाद करके रख दिए हैं। क्योंकि एक टैलेंट, एक तो लंबी कतार आपके पास टैलेंट की आती है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, इतना टैलेंट है दुनिया में कहीं नहीं होगा। जरखेज है पाकिस्तान की मट्टी टैलेंट के हिसाब से, मगर इनकी अपनी जो इनकम्पिटेंसी है, जहालत है, इलिटरेसी है, उसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान का जितना टैलेंट है सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अब क्या कर सकता है, दुआई की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, गिलेस्पी ने ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए हम अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक जो है वो पिचेस बनवाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी स्ट्रेंथ है क्या, क्योंकि आपको स्पिनर आपके पास है नहीं, अबरार से आउट हुए नहीं, फिर घूम फिर के आप नौमान अली को वापस लेकर आ गए, फिर फास्ट बॉलर पर आपको खुद अंदाजा फास्ट बॉलर है कि किस तरह बैट्समैन हमारे विकेट छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। नाहिद राना जैसे बॉलर के सामने कि जिसको अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। अगर आप बैटिंग पिचेस बनाते हैं तो फिर जब आप बैटिंग कर सकते हैं अच्छी, तो अगली टीम भी उस आपसे अच्छे बैट्समैन हैं उनके पास, क्योंकि आप तो खाली बाबर आजम पे रिलाई करते हैं। तो भाई हमारी स्ट्रेंथ है क्या आखिर, ये आप ही बता दें हमें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको याद है मेरी प्रेडिक्शन आपने पढ़ी होगी, मैंने कहा था बांग्लादेश के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचेस ही हारेंगे। और मैंने पिच की टोटल एक डिटेल से आपको बता दी थी कि ब्रीफिंग की ये पिच इस तरह खेलेगी। और इनकी अक्ल का अंदाजा लगा दें कि इनको सामने देख के वहां पर पिच इनसे जज नहीं हुई कि भाई जो पिंडी की ना आपने उसकी सॉइल चेंज किया, ना मट्टी चेंज किया, ना उसको प्रिपेयर किया, ना कुछ किया, सिर्फ एक ही आपके पास तरीका था कि ऊपर घास छोड़ देते और नीचे से फ्लैट थी। और फिर उसके बाद पिछला महीना अगस्त के एंड में जब वहां पर मैचेस हो रहे हैं, पूरा दिन आप वहां पर गर्मी पड़ती है, शेयर एटमॉस्फेयर वहां पर होता है, तो उसमें वो और ड्राई डाउन हो जाती है बिल्कुल। थोड़ा सा अगली आधा घंटा होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर सीम वगैरह होती है, उसके बाद बिल्कुल ड्राई डाउन होके तो वो लंबे स्कोर होते हैं। फिर इन्होंने 460 रन पे उस पर जब इनिंग डिक्लेयर की, इन्होंने कहा हमने बहुत बड़ा स्कोर कर दिया, तो उन्होंने आपको जल्दी आउट कर दिया। ना इनसे पिच रीड हुई, ना उस तरह इनसे टीम खिलाई गई। तो आप देखेंगे जिस बंदे के दिमागी लेवल का ये हाल हो कि उन्होंने अगस्त के महीने में, जो इंतहाई गर्मियों की पीक का आखिरी महीना होता है, जिसमें हर चीज ड्राई होती है, जहाँ पे स्पिनर मस्ट होते हैं, आपके फास्ट बॉलर बॉलिंग नहीं कर सकते, वहां पे इनकी टीम में एक सिंगल स्पिनर नहीं था बांग्लादेश के खिलाफ, और बगैर स्पिनर के ये टेस्ट मैच खेल लिया। और मैंने पहले कहा था कि ये हारेंगे। और फिर दूसरे टेस्ट में इन्होंने पिच बनाने की कोशिश की, मगर वो फिर बांग्लादेश इतना ज्यादा डोमिनेट कर गया था कि इनका कुछ भी नहीं चला, इनकी सारी बॉडी लैंग्वेज शैटर हो चुकी थी। तो जब आपने किसी को हेड कोच लगाना होता है, तो या तो आप किसी पढ़े लिखे बंदे को लगाएं। ये जो बॉलर होते हैं ना, एक तो ये इनमें अग्रेशन होता है, और दूसरा इनमें जो क्रिकेट की सेंस बहुत कम होती है। तीसरा, अगर बॉलर को आप उस सूरत में लगा सकते हैं जब उसके पास बहुत ज्यादा कोई क्वालिटी एजुकेशन हो, उसके पास डिग्री 18-20 साल की उसकी एजुकेशन हो, फिर उसने अपने आप को प्रिपेयर किया, तो वो हेड कोच के लिए तैयार हो सकता है, वो प्लान कर सकता है, वो सारा सिस्टम आपको बना के दे सकता है, डोमेस्टिक का ढांचा आपको खड़ा करके दे सकता है। तो आपने ये नहीं कि एक बंदे ने ऑस्ट्रेलिया से 50 टेस्ट मैच खेले हुए, फास्ट बॉलर है, उसको कोच लगा दिया, एक ने पाकिस्तान से 100 टेस्ट मैच खेले, उसको आपने 6 बारियां दे दी, एक और पाकिस्तान का बॉलर टेस्ट फास्ट बॉलर पाकिस्तान का कोच लगाया, मैं भी उस वक्त वहां पे था, उसने हम सबको ब्रेटली बना दिया।
वो भी बड़ा टेस्ट मैच खेला हुआ था, टेस्ट और वनडे। उसने सबको कहा जी सब सारे पाकिस्तान फ्रेंडली के एक्शन से बॉलिंग करे, चाहे वो फ्रंट आर्म है, साइड आर्म है, मिक्स है, किसी की बॉडी मैकेनिक कुछ है, किसी के हड्डियों की साख्त कुछ है, मसल की साख्त कुछ है, सारा सिस्टम उसे बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो जिन लोगों का अकल का म्यार ये होगा तो फिर वो लेकिन आप बार बार कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। पाकिस्तान में तो पढ़े लिखे का म्यार सिर्फ एक ही है कि उसको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। इसी बुनियाद पे कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लग जाता है, इसी बुनियाद पे कोई कप्तान लग जाता है। अब तो दोनों कोचेस हमारे इंग्लिश बोलते हैं, तो अब पढ़े लिखे लोगों की क्या कमी है? देखे ना, वो तो एक कम्प्लेक्स है ना, मैं वो तो मेरा ख्याल है कि वो कम्प्लेक्स से हमारी कभी भी जान नहीं छूटेगी। अब तो देखे ना कमेंट्री भी अब तो इंग्लिश में हो रही है, उर्दू को तो समझ ही नहीं रहे। इतना लोगों ने तनकीद की जब उर्दू कमेंट्री शुरू हुई, आप और मैं दोनों ही फैसलाबाद में कमेंट्री करते रहे साथ। देखें ना, ये इसमें देखें कि आप कमेंट्री में भी आप देख लें कि पाकिस्तान का आप चेहरा दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। 5, 6, 10, 5, 7, 8 बंदे अननाउन लोग हैं, पता नहीं आपने कौन कौन बिठाए हुए हैं ना, उनको बात करनी आती है। अजीबोगरीब उन्होंने चीखो पुकार वहां पे मचाई हुई है। जो एक बंदा क्रिकेटरों में से उठाया भी हुआ तो उसकी रेपुटेशन आप देख लें क्या, आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर इनका जो आगे का आगे बिगड़ा हुआ, आप क्या किस चीज पे आप उनकी बात करेंगे? ठीक है, आप क्या लगता है आपको शान मसूद के लिए कितना बड़ा ये टेस्ट होगा? क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस उनकी कप्तानी में हार चुके हैं। इम्कानात क्या नजर आ रहे हैं आपको इस 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में? देखिए, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कोई मौजूदा ही हो सकता है, कोई मिरेकल होगा कि पाकिस्तान बच जाए। अदरवाइज तो आपने शान मसूद की बात की है, तो ये एक आदमी जिसको ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस में शिकस्त हुई है, बांग्लादेश होम सीरीज में व्हाइट वॉश करके चला गया, 5 के 5 टेस्ट मैचेस उसने हारे हुए, उसके अपने 25 इनिंग्स हो, 25 इनिंग में उसकी 15 या 16 रन की एवरेज हो, 3 उसके 50 हो, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मौजूदा ही हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ, हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर कि आपने इंतहाई शॉर्ट्स पे हमारे लिए वक्त निकाला जीत के लिए। हम आपकी आमद के इंतहाई मशकूर हैं। आज आपने शाहजेब रिंद के हवाले से भी खदीजा काकड़ की रिपोर्ट देखी, अब्दुल रऊफ को भी सुना। हमें उम्मीद है हमारी आज की कोशिश काबिश आपको पसंद आई होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।